कि अगर ऊपर भी पोटेंशियल V है, नीचे भी V है, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो U फाइनल अपॉन U इनिशियल। मैंने आपको सीधा रिजल्ट बता रखा था, किसी को ध्यान हो तो C1 माइनस C2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। कितने बच्चों को याद है कि ये रिजल्ट था? यस सर। और क्या उस पेपर में था इस पे क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट उस पे आ रहा था जो वो M इंटू N वाला मैंने बताया था कि जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 23 था कि भाई कितने सेल सीरीज में लगाएं और कितने पैरेलल में। पहले M निकाल लो V एक्सटर्नल अपॉन V नोट, फिर N निकाल लो C इक्विवेलेंट अपॉन C नोट, फिर नंबर ऑफ रोज हो जाती थी M इंटू N, एक रो में M मल्टीप्लाई ही तो करना था ना गर्वित उस पे एक क्वेश्चन, अगर आपने देखा हो तो। हाँ यस सर। तो यार लगभग क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन था, एक दो तीन सवाल थे व्हीटस्टोन ब्रिज पे, और एक तो उस फॉर्म पे आया हुआ था जो मैंने एक लेक्चर दिया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें 2-3 फॉर्म्स आपको बताई थी, उनमें से एक फॉर्म डायरेक्ट आई हुई थी, बस एक साइड में एक एक्स्ट्रा पैरेलल में लगा हुआ था, उसको हटा के देखते तो वो वही फॉर्म थी। और ये तो वो क्वेश्चन है जो पेपर के टिपिकल क्वेश्चंस माने जा सकते हैं। इसके इसके अलावा तो बाकी क्वेश्चंस सीधे सीधे थे, सिंपल सिंपल थे, और पेपर का ज्यादातर पार्ट सर्किट पे था। स्फेरिकल कैपेसिटर पे कोई सवाल नहीं था, सिलेंड्रिकल पे कोई नहीं था ना शायद, मुझे तो दिखा नहीं उसमें स्फेरिकल सिलेंड्रिकल और इन चीजों पे नहीं या था। डाइलेक्ट्रिक। सर्किट पार्ट थोड़ा ज्यादा था, बट उतना ही सर्किट पार्ट था जितना आप पढ़ चुके थे, उससे बाहर कुछ नहीं गया था, कहीं सिमेट्री एसिमेट्री इन चीजों का यूज नहीं हुआ। तो भाई मैं तो ये मान के चल रहा था अगर आप वीडियो लेक्चर ढंग से देखते और खुद थोड़ा कॉन्फिडेंस रखते तो 150 आपके सेक्शन से भी आ सकता था। फिर मैंने कहा कि कोई डाउट है तो आप भेजो ताकि मैं आपको बताऊं। एक भी बच्चे ने एक भी डाउट क्वेश्चन पेपर से नहीं भेजा, मतलब उसके बाद तो हमने वो रख ही दिया। या पेपर नहीं है क्या आपके पास? बाद में तो भेजा ही था मैंने उसमें ग्रुप में, तो ना किसी बच्चे ने कोई डाउट भेजा कि भाई ये सवाल नहीं हुआ या इस तरह का है। तो प्लीज मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि अगले टेस्ट में एक अच्छा स्कोर आप करेंगे। अब बताओ, आराम से हो जाएगा 100 क्रॉस अगर जो जो जैसे कल मैंने पढ़ाया, कल नहीं परसों, चार्ज और करंट में रिलेशन, फिर अगले दिन उस पर एक पीपीटी दिया केवल 4 क्वेश्चन का, और शायद आपने वो सोल्व कर भी दिए। जिनसे नहीं हुआ वो फिर मैंने समझाया क्या है। अगर आप थोड़ा इस सीक्वेंस से चलोगे तो अपने आप 100 क्रॉस होना है। मैं कोई 180 में से 180 नहीं बोल रहा, 180 में से 150 भी नहीं बोल रहा, मैं तो 100 बोल रहा हूँ। काफी कम है 180 में से 100, काफी नीचे आके हम बोल रहे हैं। तो इस बार उम्मीद करें भाई 100 नंबर की। इतनी मंदी सी आवाज में कह रहे हो, डरते डरते बोल रहे हो यस सर। और दूसरी बात, ये जो 1 घंटे की लाइव क्लास है इससे पार नहीं पढ़ने वाली है। स्कूल में 2 लेक्चर आते थे फिजिक्स के, 2 लेक्चर का मतलब है ऑलमोस्ट 2.25 घंटे हो जाया करते थे। यहाँ तो हमें एक ही लेक्चर मिल रहे हैं। तो इस लाइव क्लास के अलावा कुछ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी आपके लिए डाले जाएंगे, ऐसे रिकॉर्ड करके जैसे पीछे आते रहे, तो आपको वो भी अटेंड करने। यूं मत छोड़ना कि भाई आज की लाइव क्लास होगी तो बस आज का काम, ठीक है? सर शाम को भी ले लो। शाम को नहीं मिल सकती ना, उसमें टाइम ही नहीं है कहीं, जूम में सारे बिजी हैं। आप अपने उससे पर्सनल लिंक से, उससे तो मैक्सिमम 40 मिनट की हो सकती है मैक्सिमम, क्योंकि स्कूल ने परचेज कर रखे हैं ये जूम वाले जो लाइसेंस है। हम वैसे ट्रायल बेसिस पे लेते हैं, वहां से परचेज नहीं है ये। तो आप क्या लाइव की बजाय क्या उसका इतना फायदा नहीं है क्या रिकॉर्डेड का, रिकॉर्डेड वीडियो का? नहीं उसका भी है लेकिन लाइव का अलग से हो जाता है। चलो ठीक है, अगर देखते हैं अगर लाइव का हो पाएगा शाम को तो लाइव का भी करते हैं। अभी मैं ये क्लास स्टार्ट करता हूँ क्योंकि अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है इस क्लास की स्कूल की तरफ से। सर अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी क्या? आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? यस सर। तो अभी तक तो यूं लगा लो कि कुछ प्रवचन ही चल रहे थे पिछले टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? वैशाली? यस सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वैशाली कितने नंबर आई है बताओ पिछले टेस्ट में? सर मेरे पास तो रिजल्ट ही नहीं आया, मैंने बहुत कोशिश की लिंक करने के स्कूल से भी। चलो कोई नहीं, अभी हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं।
देखिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, एक्चुअली हम पहले चलेंगे सर्किट पार्ट पे, माइक्रोस्कोपिक पार्ट पे बाद में चलेंगे। इस चैप्टर में पहले हम सर्किट पार्ट कवर कर रहे होंगे। तो देखिए, कल शाम को जो हमारी आखिरी क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया था लोड एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लोड एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। लोड, वैशाली आप जवाब दो, लोड के अंदर करंट हाई टू लो पोटेंशियल चलता है कि लो टू हाई पोटेंशियल? हाई टू लो। हाँ, लोड वो चीज है जिसके अंदर करंट चले हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल उस डिवाइस के अंदर, और इसी तरह सोर्स वो चीज थी जिसके अंदर करंट चले लो टू हाई। लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब मैं एक बैटरी की बात करता हूं, बैटरी लोड होती है या बैटरी सोर्स होती है? बताओ। सोर्स। कुछ भी हो सकती है। देखिए, अब समझना इस चीज को कि बैटरी लोड है कि सोर्स है, किस तरह से। जैसे मैं अपने घर की बात करूं, आपके घर की बात करूं, तो अपने घर में एक डीसी बैटरी रखी होती है। ये एक बैटरी है, उसके साथ या उसके ऊपर एक रखा होता है छोटा बॉक्स जिसे हम बोलते हैं इन्वर्टर। ये तो शायद आजकल तो सबके घर में होगा ही, बैटरी और इन्वर्टर। यस सर। भाई पहले तो ये इतनी कॉमन चीज नहीं थी, मतलब मैंने तो पढ़ाना स्टार्ट किया उसके बाद हमारे घर में बैटरी और इन्वर्टर आए थे। तो पहले इतना कॉमन नहीं था कि हर घर में मिलेगा। तो एक बैटरी और एक इन्वर्टर, इन्वर्टर छोटा डिब्बा होता है, बैटरी वो बड़ी सी जो रखी होती है उसके साथ। ये डीसी बैटरी होती है। अब सुने, ये सोर्स है कि लोड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे घर में कोई पंखा है, ये हमारे घर में कोई फैन है, कोई भी डिवाइस, पावर हाउस से डायरेक्ट सप्लाई आ रही है। ये जो आपका सबस्टेशन होता है, आपके घरों के आसपास जो सबस्टेशन है, देखो बड़ा अच्छा टॉपिक है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक एक चीज हमारे घर से, हमारे आसपास की चीजों से रिलेट होगी, आपको कुछ नई बातें पता लगती रहेंगी कि भाई क्या है क्या नहीं। जो सबस्टेशन होता है, जिसको हम पावर हाउस भी बोल देते हैं, वो पावर हाउस तो नहीं होता, वो सबस्टेशन ही होता है, बिजली बनती थोड़ी वहां। तो सबस्टेशन से जो सप्लाई आती है वो घर में एसी आ रही होती है, अल्टरनेटिंग करंट, और उससे पंखा घूमने लग रहा होता है, उससे पंखा घूमता रहता है। अब देखिए, जब सप्लाई आती है तो बैटरी चार्ज हो रही होती है कि बैटरी डिस्चार्ज होती है? जिस वक्त बाहर से सप्लाई आ रही है घर में, उस वक्त जो घर में बैटरी रखी है वो चार्ज हो रही होती है या डिस्चार्ज होती है? चार्ज। चार्ज होती है। चार्ज। चार्ज। चार्ज होने का मतलब वो लोड की तरह काम करती है। अब ढंग से सुनो क्या होता है। एक इन्वर्टर के अंदर, मैं इन्वर्टर इधर बनाता हूं, इन्वर्टर के अंदर देखो, न्यूमेरिकल एक बाद की बात है, पहले आप इस चीज को समझे जो मैं समझा रहा हूं। सबस्टेशन से एसी आया, दरअसल ये इन्वर्टर में दो पार्ट होते हैं, हम बोल देते हैं उसे इन्वर्टर। उसके अंदर एक होता है रेक्टिफायर, जो आपके 12th क्लास में सिलेबस में है, बाद में लास्ट यूनिट में, और एक होता है इन्वर्टर। इसके अंदर रेक्टिफायर भी होता है और इन्वर्टर भी होता है। रेक्टिफायर का काम होता है कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अल्टरनेटिंग करंट एसी, डायरेक्ट करंट डीसी। अगर करंट की डायरेक्शन वायर में चेंज नहीं हो रही है तो वो डीसी है, और करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है तो वो एसी है। ये डिफरेंस होता है। तो देखिए, बाहर से सबस्टेशन से आया एसी, रेक्टिफायर उसे डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी के पास पहुंचाता है, और जिससे बैटरी चार्ज हो रही होती है। तो आप ये बताओ, जब पावर हाउस से सप्लाई आ रही है, ये मेरी बैटरी है, मैं इसको ए बोलता हूं, इसको बी। तो जब पावर हाउस से सप्लाई आ रही होगी तो बैटरी चार्ज हो रही है, तो मतलब वो लोड की तरह काम करेगी या सोर्स की तरह? लोड। लोड की तरह। जैसे पंखा बिजली ले रहा है, वैसे ये बैटरी बिजली ले रही है। तो एक बार यूं बताओ, उस समय बैटरी में करंट ए से बी जाएगा या बी से? उधर देख के बताओ। बी से ए। ए से बी। ए से बी। मैंने कल ही तो, आज भी तो रिपीट किया कि कोई चीज अगर लोड का काम कर रही है तो
उसके अंदर करंट जाता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी कि बैटरी के अंदर अगर करंट बड़ी लाइन से एंटर करे और छोटी से बाहर निकले तो वो चार्ज हो रही है और वो सोर्स नहीं, उस समय वो हमारे लिए लोड का काम करने लग रही है। ठीक है, अब देखो यहां तक आया ना समझ में क्या चीज है ये। अब सपोज कीजिए बाहर से लाइट गई, आजकल तो पता ही नहीं लगता बिजली गई, पहले बड़ा पता लगता था क्योंकि बिजली गई रहती थी आधी बार, और तब इन्वर्टर भी नहीं थे तो पता ही रहता था कि लाइट गई और अब लाइट आ गई। अब तो कोई इतना आइडिया ही नहीं लगता हम लोगों को। तो मान लो बाहर से सप्लाई गई, अब सप्लाई गई तो ना इसको सप्लाई मिल रही है ना रेक्टिफायर को सप्लाई मिल रही है। अब कौन स्टार्ट होगा? अब स्टार्ट होगा ये डीसी बैटरी का काम। अब आपके घर को एनर्जी देगी डीसी बैटरी, लेकिन इन पंखों की तो आदत है एसी से काम करने की, तो उसके लिए बना होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, यहाँ से जो डीसी सप्लाई आएगी सबसे पहले वो इन्वर्टर में जाएगी, और इन्वर्टर उस डीसी को किस में कन्वर्ट करता है, एसी में, और फिर वो एसी पंखे तक वैसे ही पहुंच जाएगा जैसे बाहर से एसी आ रहा था, पंखा घूमना स्टार्ट कर देता है। तो ये काम है डीसी बैटरी का। अब ये बताओ, अब इस समय ये बैटरी सोर्स का काम कर रही है कि लोड का काम कर रही है? सोर्स। सोर्स। यानी कि अगर इस समय आप घर पे इस बैटरी को देखें तो बताइए बैटरी में से करंट किधर से किधर जाएगा, ए से बी से ए? ए से बी। फिर दोबारा बी है। अरे जब ये सोर्स का काम कर रही है तो करंट कैसे आएगा, लो टू हाई, यानी कि ये सोर्स का काम करेगी बी टू ए। आप एक बार ये बताओ ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं, लोड और सोर्स का यूज क्या है इसमें, क्लियर है? यस सर। ठीक है, आप बोलते रहो, मैं आपके माइक ऑफ नहीं करवा रहा इसीलिए ताकि थोड़ा लगे मुझे कि यहाँ लाइव क्लास चल रही है। इधर देखिए, अभी मैं एक बार दोबारा बताता हूँ हुआ क्या है कि एक बैटरी, मैंने यही पूछा था आपसे सवाल कि बैटरी सोर्स होती है कि लोड, तो बैटरी सोर्स का भी काम कर सकती है और बैटरी लोड का भी काम कर सकती है। अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो वो लोड का काम करती है, और अगर बैटरी हमारे घर को सप्लाई दे रही है तो वो सोर्स का काम करती है। अब घर में एसी आता है और बैटरी डीसी बैटरी है, तो जब बैटरी चार्ज होती है तो उसे डीसी चाहिए, और पावर हाउस से सबस्टेशन से एसी आ रहा है, एक रेक्टिफायर नाम की चीज होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके फिर बैटरी में भेजती है। और जब बैटरी डिस्चार्ज होगी हमें सप्लाई देगी तो वो तो डीसी देती है, लेकिन हमारे घर को चाहिए एसी, तो एक इन्वर्टर होता है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमारे घर को सप्लाई देता है। शायद अब ये क्लियर हो गया ये पूरा यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कशन बैटरी के बारे में करेंगे कि उसके अंदर क्या है। एक सेल या बैटरी, इसके अंदर क्या होता है, एक दो टर्म्स इनसे रिलेटेड हम देखेंगे। सेल उसे बोल देते हैं जो कम वोल्टेज का हो, और कई सेल कनेक्ट कर दें तो उसे बैटरी बोल दिया जाता है। देखिए सेल या बैटरी में एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक लिक्विड पार्ट भरा होगा, सेल या बैटरी में एक लिक्विड पार्ट भरा होगा इस तरह का, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब इसके अंदर ये दो अलग अलग प्लेट्स होती हैं, कोई जिंक प्लेट है कोई कॉपर प्लेट है, दो अलग अलग मेटल्स की दो प्लेट्स होती हैं। इन प्लेट्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये जो मेटल प्लेट्स हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। मैं कोई केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पे नहीं जा रहा हूँ, जस्ट बैटरी में क्या है वो हमें पता है करना है, नहीं तो हो सकता है वो केमिस्ट्री का टॉपिक बन जाएगा बहुत ज्यादा। तो अब देखिए ये बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, सपोज कीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए एंड इसको मैंने नाम दिया बी। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो हम सर्किट में ए को बड़ी लाइन से दिखाते हैं और बी को छोटी लाइन। ये हमारा ए है और ये साइड हमारी बी है, ये इसका इक्विवेलेंट मैंने बनाया। अब आपने बाहर कोई लोड कनेक्ट किया, सपोज कीजिए आपने इसके साथ बाहर कोई लोड कनेक्ट किया जिसकी रेजिस्टेंस है आर। इसका मतलब है आपने यहां भी ऐसे लोड कनेक्ट कर दिया और ये रेजिस्टेंस है आर। अब लोड के अंदर करंट फ्लो करेगा और ये बैटरी, अकेली बैटरी अगर सर्किट में है तो वो सोर्स का काम करेगी। अगर कोई दूसरी बैटरी होती तो वो इसको चार्ज कर सकती थी तो ये लोड बन सकती थी, फिलहाल ये सोर्स ही रहेगी। तो इसमें देखो
सोर्स, अगर ये सोर्स है, ये बैटरी जो कि सोर्स का काम कर रही है फिलहाल, सोर्स के अंदर करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हाई टू लो पोटेंशियल या लो टू हाई पोटेंशियल, बताओ। हाई Low टू to high. Low to high. कुछ बच्चे अभी भी गलत बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बोलना चाहिए, लो टू हाई। अगर सोर्स का काम कर रहे हैं तो लो टू हाई पोटेंशियल, इसका मतलब इसके अंदर करंट ऐसे आएगा, लो टू हाई पोटेंशियल, और करंट की कंटिन्यूटी मेंटेन होगी जब ये बाहर ऐसे जाएगा, और इसके अंदर ये पॉजिटिव है, ये वाली साइड नेगेटिव है, तो इसके अंदर करंट जा रहा है हाई टू लो पोटेंशियल, यानी कि ये किसका काम करने लग गया है, लोड का, और ये काम कर रही है सोर्स का। क्या यहाँ तक ये डायग्राम समझ में आ रहा है, क्या क्या मैंने इसमें बनाया है? अब देखो इसके अंदर देखिए, अब मैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, एक बार मैं उसका जिक्र करता हूँ, उसके बारे में चर्चा करता हूँ। ये एक मेटल की प्लेट है और ये एक मेटल की प्लेट है। आप ये बताओ, अगर करंट इधर आया तो पॉजिटिव आइन किधर चलेगी और नेगेटिव किधर? ये मैं क्लियर कर दूं, लिक्विड के अंदर कैरियर के रूप में आइंस होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। सॉलिड मेटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं, लिक्विड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस चलते हैं। तो आप बताइए कि इस बीच वाले पार्ट में पॉजिटिव आइन जो है इलेक्ट्रोलाइट की, वो किधर चल रही होंगी और नेगेटिव आइन किधर चल रही होंगी? अगर करंट ऐसे है तो इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। बताओ पॉजिटिव आइन बी टू ए या ए टू बी? B to बी टू ए, क्योंकि करंट की डायरेक्शन होती है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इसके अंदर जो पॉजिटिव आयन है वो तो चल के आ रही है इधर बी टू ए, और नेगेटिव आयन किधर जा रही है? नेगेटिव आयन A to B. ए टू बी, नेगेटिव आयन जा रही है इधर, तब जाके ये करंट फ्लो मेंटेन होगा। भाई डायग्राम नजर आ रहे हैं ना सभी को? Yes. ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अब एक बार मैं थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ देखता हूँ। ये एक प्लेट है हाई पोटेंशियल, ये एक प्लेट है लो पोटेंशियल। आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल होती थी या लो टू हाई पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, I'll- इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता था कि इंक्रीज? पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है कि इंक्रीज? बताइए बताओ यार, आप जवाब ही नहीं दे रहे हो। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? डिक्रीज करता है। फील्ड की डायरेक्शन में लगातार पोटेंशियल डिक्रीज करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसीलिए मैंने आपको बताया था उस समय पोटेंशियल वाले चैप्टर में, पॉजिटिव चार्ज एज ए टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन वो होती है। नेगेटिव चार्ज एज ए टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन उससे अपोजिट होती है। क्लियर है ना? ये बातें कुछ याद आ रही होंगी पोटेंशियल वाले चैप्टर से। अब देखो यहाँ सुनो, यहाँ उल्टा काम हो रहा है। फील्ड की डायरेक्शन तो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई टू लो पोटेंशियल। ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज को तो चलना चाहिए था उधर और नेगेटिव को चलना चाहिए था अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन हो क्या रहा है बैटरी के अंदर? पॉजिटिव चार्ज तो चल के आ रहा है फील्ड से अपोजिट और नेगेटिव चार्ज चल के जा रहा है फील्ड की डायरेक्शन में। क्या ये अपोजिट काम जो हो रहा है, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes. एक बार जवाब दो कि आपको ये समझ में आ गया कि फील्ड जो चाह रहा था उससे अपोजिट मोशन हो रहा है यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आइन। Yes, sir. ठीक है। अब ये अपोजिट मोशन करवाने के लिए बैटरी को अपनी केमिकल एनर्जी लगानी पड़ी है। बैटरी को इस इलेक्ट्रिक फील्ड से मोशन नहीं हो रहा, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से मोशन होता तो ये उधर जाता और ये इधर आता। इसके लिए बैटरी ने कोई अपना फोर्स लगाया होगा जिसे हम बैटरी फोर्स बोल देते हैं, और वो उसकी केमिकल एनर्जी से जनरेट होता है जो बैटरी में एनर्जी स्टोर्ड होती है। यानी कि ये वाला जो मोशन है, मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स का मतलब है आइंस इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो ये मोशन है इज नॉट ड्यू टू ई, ये ई की वजह से नहीं है, नहीं तो ये अपोजिट हो जाता, बट इज ड्यू टू सम बैटरी फोर्स। ये जो मोशन है दिस इज ड्यू टू सम बैटरी फोर्स।
बैटरी ने कोई फोर्स लगाया है, बैटरी ने कोई फोर्स लगाया है, उसकी वजह से ये मोशन बना है। और इस फोर्स का, ये जो फोर्स का ओरिजिन है, ये फोर्स जनरेट कहाँ से होगा? केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी, वो यूज हो रही है। बैटरी के अंदर कोई केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, वो यूज हो रही है, जिसकी वजह से फोर्स बन रहा है और जिसकी वजह से मूव कर रहे हैं। इसका मतलब बैटरी को एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा है आयंस के ऊपर इस करंट को मेंटेन करवाने के लिए। तो यहाँ पे जो पहली टर्म डिफाइन होगी, बैटरी से रिलेटेड दो टर्म्स में डिफाइन कर रहा हूं। जो पहली टर्म डिफाइन होगी दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ बैटरी। अब ईएमएफ का मतलब सुनो, ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक्चुअली दिस इज ए मिसलीडिंग नेम, ये फोर्स नहीं है। दिस इज ए मिसलीडिंग नेम, दिस इज नॉट अ फोर्स, ये फोर्स नहीं है। ये बैटरी फोर्स को नाम देना चाह रहे थे लेकिन वो बन कुछ और गया। भाई हम तो यहाँ बैटरी फोर्स बोल रहे हैं, वो नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फोर्स नहीं है। दरअसल इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सिंबल इसका ई होता है कि बैटरी ने इन इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मूव करवाने में जो वर्क किया, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब है वर्क डन बाय बैटरी फोर्स, work done by battery force per unit charge of electrolyte, work done by battery force per unit charge of electrolyte। आप ये समझिए कि नॉर्मली अगर बैटरी कोई काम नहीं करती तो ये मोशन होता ही नहीं, क्योंकि फील्ड तो इससे अपोजिट मोशन करवाता है और फिर करंट ही मेंटेन नहीं होता। करंट मेंटेन करवाना है तो आपको पॉजिटिव इधर लाने पड़ेंगे और नेगेटिव उधर। उसके लिए बैटरी ने अपनी केमिकल एनर्जी से कुछ एनर्जी यूज की और इनको मूव करवाया। जो फोर्स लगाया उसे बोलते हैं बैटरी फोर्स। एंड वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ईएमएफ का क्या मतलब है, क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब एक बार आप ईएमएफ की यूनिट बताओ। यहाँ से देख, न्यूटन तो है नहीं, ये तो श्योर है कि इसकी यूनिट न्यूटन नहीं है क्योंकि ये फोर्स नहीं है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। जूल। और वर्क चार्ज की कूलम, तो इसकी कूलम। यूनिट बनी जूल पर कूलम। एंड जूल पर कूलम तो बाई चांस वोल्ट होता था, हम पोटेंशियल डिफाइन करके आए, उसमें भी हमने पढ़ा जूल पर कूलम इज वोल्ट। इसका मतलब जो एसआई यूनिट ऑफ ई होगा, एसआई यूनिट ऑफ ई दैट इज 1 जूल पर कूलम, और यू कैन से 1 वोल्ट। अब अगर कहीं लिखा हो कि ये बैटरी है 20 वोल्ट की, आप कैपेसिटेंस चैप्टर करके आए, बिना बैटरी की डिटेल जाने आपने बैटरी के बारे में वहां पढ़ा, अगर आप ये पढ़ के आते कि कैपेसिटेंस है 20 वोल्ट का ना, बैटरी है 20 वोल्ट की, तो इसका मतलब उसका ईएमएफ 20 वोल्ट है, कि उसने यूनिट चार्ज पे जो वर्क किया होगा इधर से उधर लाने में, वो 20 जूल। ये मतलब होता है ईएमएफ का। अब मान लो कभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ऐसे बना के दे दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, मतलब 4 लिख रखे नाम, आपको छांटना है कि डिफरेंट कौन सा है। टेंशन, वेट, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इनमें डिफरेंट कौन सा है? टेंशन, वेट, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। Electromotive force. हाँ, क्योंकि बाकी 3 तो असल में फोर्स थे। टेंशन की यूनिट भी न्यूटन है, वेट की यूनिट भी न्यूटन है, और स्प्रिंग फोर्स की यूनिट भी न्यूटन है, तो ये डिफरेंट है। इस तरह से यूं लिख देते हैं, पिक अप द ऑड वन आउट। ऑड वन मतलब इनमें जो अलग है उसको आप अलग काट। तो चलो, पहली टर्म तो हमने देखी बैटरी का ईएमएफ। अब दूसरी टर्म जो हम यहाँ देख रहे होंगे, सेकेंड टर्म आप देखिए, that is called internal resistance of battery, और उसे अक्सर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ईएमएफ को तो हमने ई की तरह दिखा दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ये देखते हैं अब हम क्या होती है। देखो, कोई भी लिक्विड नॉन विस्कस नहीं होता, हमने विस्कोसिटी थोड़ा पढ़ी है +1 फ्लूइड मैकेनिक्स में। कोई भी लिक्विड नॉन विस्कस नहीं होता, तो कुछ ना कुछ विस्कोसिटी है, कुछ ना कुछ विस्कोसिटी यहाँ है जो अपोज कर रही होगी इस मोशन को। ये जो पॉजिटिव आइन इधर से इधर आ रही है,
नेगेटिव आयन उधर से उधर जा रही है। विस्कोसिटी का मतलब था कि एक लेयर दूसरी लेयर के मोशन को अपोज करती है। तो ये जो विस्कोसिटी है, इसकी वजह से जो अपोजिशन जनरेट हुआ है उसे ही नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ आयंस ड्यू टू viscosity of electrolyte, due to viscosity of electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट की विस्कोसिटी की वजह से कितना अपोजिशन हो रहा है उसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या नुकसान है मैं अभी इसी क्लास में आपको बताऊंगा। इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या नुकसान है वो हम देख रहे होंगे इसके साथ ही। पहले आप ये समझिए, ये मिटा दूं मैं एक बार, ये आ गया ना डायग्राम समझ में। मैं एक बार वो फैक्टर्स आपको बता दूं कि ईएमएफ किन चीजों पे डिपेंड करता है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी की वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। पहली बात जो हमने पढ़ा ईएमएफ, इट डिपेंड्स ऑन, एक तो नेचर ऑफ प्लेट्स कि भाई आपने प्लेट कौन सी डाली है, कॉपर जिंक है या और कोई मटेरियल है, एक तो नेचर ऑफ प्लेट्स। एंड दूसरी बात ईएमएफ डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। एक तो ईएमएफ डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्लेट्स पे एंड दूसरी बात ईएमएफ डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे। अब मैं बात करूं इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस और भी दो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करेगा। पहली बात नेचर ऑफ प्लेट्स, या आपने इलेक्ट्रोड कौन से मटेरियल के डाले हैं। दूसरी चीज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जिन फैक्टर्स पे ईएमएफ डिपेंड करता है उन पे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है। इनके अलावा दो और फैक्टर्स हैं जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक तो एरिया ऑफ प्लेट्स इमर्ज्ड इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, कि प्लेट का ज्यादा एरिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है या कम एरिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है। एरिया ऑफ प्लेट्स इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, एरिया ऑफ प्लेट्स इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, एक तो इस बात पे डिपेंड करेगा। और एक और चीज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। एक बार भाई फैक्टर्स आप याद कीजिए क्या क्या है। मैंने पहले बताया जो ईएमएफ है, ईएमएफ दो चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं। कौन सी दो चीजें, एक तो इंटरनल नेचर ऑफ प्लेट, जो आपने प्लेट डाले वो किस मटेरियल के बने हैं, और एक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो आपने सॉल्यूशन नीचे लिया है वो कौन सा है, बस। लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो चार चीजों पे डिपेंड कर रही है। नेचर ऑफ प्लेट, इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों के नेचर पे तो डिपेंड कर ही रहा है। एक और कि जो प्लेट उसका ज्यादा एरिया सॉल्यूशन में है या कम एरिया, इस बात पे भी डिपेंड करता है। और एक प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कम है या ज्यादा है, इस बात पे भी। एक और छोटा सा फैक्टर जिस पर आर डिपेंड करता है, बट एक्सप्लिसिटली कैसे डिपेंड करता है नहीं पता, कि अक्सर ये होता है कि नई बैटरी है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होता है, और काफी देर हो गई यूज करते करते तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन हम क्वेश्चंस में इस फैक्टर पे बिल्कुल डिपेंड करता हुआ नहीं मानेंगे। हमें अगर बैटरी दी गई है 2 वोल्ट 1 ओम की, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस शुरू से लेकर लास्ट तक हम 1 ओम ही मानेंगे। अब प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इस बात पे भी डिपेंड कर जाती है कि कितना करंट आप बैटरी से ले चुके हैं, जस्ट अभी यूज करने लगे हैं या काफी देर हो गई यूज करते। पर ये चीज हमें न्यूमेरिकल में कंसिडर नहीं कर। तो ये बताओ भाई, ये फैक्टर्स याद हो जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. फैक्टर्स, इन पे भी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फैक्टर्स ही पूछ लिया, तो आपको ध्यान आना चाहिए कौन सा किस पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब देखो ये जो हमने, अब बैटरी के इंटरनल मैकेनिज्म पे हमें ज्यादा नहीं जाना, बिकॉज केमिकल इफेक्ट्स और उन सब पे हमें नहीं जाने। मुझे आइडिया नहीं है, बट अगर हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या उनमें अगर थोड़ा बहुत आता हो, तो नहीं भी आता हो तो छोड़िए उस चीज को। अभी हम ये सीखें कि अब मेरे पास कोई रियल सेल है, रियल बैटरी है। कैपेसिटेंस वाले में हम केवल आइडियल बैटरी दिखाते रहे 20 वोल्ट की 30 वोल्ट की। रियल बैटरी में कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी और कुछ उसका ईएमएफ भी होगा, दोनों बातें एक साथ आएंगी। तो देखो अब इसमें एक मिनट, ये क्या लिखा है आपको,
चलिए कोई नहीं, देखो मैं समझा देता हूँ अभी आपको। यहाँ पे रियल सेल में देखिए, एक ये सेल है जिसमें कुछ ईएमएफ है और कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, E, R। ये वोल्ट में लिखा होगा, ये ओम में लिखा होगा, इस तरह से लिखा होगा। मैं दोनों तरीके से एक सेल को, तीनों तरीके से एक सेल को दिखा रहा हूं, सोर्स, लोड और अनकनेक्टेड। 3 टाइप आप देखिए, ये ए, ये बी, बड़ी लाइन हाई पोटेंशियल वाली और छोटी लाइन लो पोटेंशियल वाली। एक बार मैं उसे ले रहा हूं एज अ सोर्स, एक बार मैं उसे ले रहा हूं एज अ लोड, और एक बार मैं उसे ले रहा हूं ओपन सर्किट में, मतलब आपने कनेक्ट नहीं किया है। और तीनों बार वही बैटरी है, ईएमएफ E और इंटरनल रेजिस्टेंस R। ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। तो अब आप ये समझो, अगर सोर्स है तो बताओ इसके अंदर करंट किधर से किधर जा रहा होगा, ए से बी या बी से ए? बी से ए, बी से बी से ए कुछ करंट गया आई। हाँ, लोड का बताओ, लोड है तो किधर से किधर जाएगा? ए बी, ए से बी। और अगर ओपन है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा और आई कितना हो जाएगा? 0। सोर्स, लोड और ओपन, ये 3 बातें मैंने लिखी। मैं अब एक चीज लिखना चाहूंगा कि बैटरी के पास टीपीडी का मतलब है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टीपीडी का मतलब यहाँ पे है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VA माइनस VB। तो हम ये वैल्यू लिखना चाहेंगे। अभी तक हम बस ये पढ़ते हैं कैपेसिटेंस में कि ये 40 वोल्ट की बैटरी है, क्वेश्चन में दे दिया, हमने सीधा यूज कर दिया। अब इस चैप्टर में ईएमएफ दिया होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस दी होगी, तो आपको खुद देखना होगा ये कितने वोल्ट की बैटरी। देखो, जब ये सोर्स का काम करेगी तो पूरा ई, ये ई तो वोल्ट में दिया होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस ओम में। जब ये सोर्स का काम करेगी तो पूरा ई वोल्ट बाहर नहीं दे पाती है, कुछ इसके अंदर ही ड्रॉप हो जाता है। और इस केस में बाहर जो ईएमएफ मिलता है, सॉरी, जो वोल्टेज बाहर मिलती है वो कितनी मिलती है? E माइनस आई आर। कैसे आया अभी समझाऊंगा आपको। पहले आप याद कीजिए कि जब कोई रियल सेल E वोल्ट का है, लेकिन अगर R उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो बाहर वो जब सोर्स का काम करेगा तो पूरा E वोल्ट बाहर नहीं दे पाता है, उसका कुछ पार्ट बाहर देगा। कितना बाहर देगा? E माइनस आई आर। ये इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, VA माइनस V। अच्छा, अब जब आप इसे लोड की तरह देखेंगे तो आप इसे चार्ज कर रहे हैं, आप इसको E वोल्ट की बैटरी बना रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तब जब बाहर से आपको पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा VA माइनस V, वो ज्यादा देना पड़ेगा। और कितना देना पड़ेगा? E प्लस आई आर। अभी समझाऊंगा ये आए कैसे। और जब बैटरी ओपन है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है EM। पहले ये बताओ, ये 3 बातें याद हो जाएंगी यहाँ पे। अगर एक सेल सोर्स का काम कर रहा है, E वोल्ट का सेल था, 10 वोल्ट का सेल था, तो बाहर हो सकता है वो 8 ही वोल्ट दे पाए, क्योंकि IR ड्रॉप उसके अंदर ही हो जाएगा और बाहर वोल्टेज मिलेगी E माइनस आई आर। दूसरी बात, अगर एक सेल 10 वोल्ट का सेल आपको बनाना है, चार्ज करना है, तो हो सकता है बाहर से 12 वोल्ट देना पड़े, E प्लस आई आर आपको देना पड़ेगा। और अगर ओपन है तो जब उसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उसके टर्मिनल्स के पास जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो उतना ही होगा जितना कि EMF है। अब ये आया कैसे, ये समझिए आप। देखो, नुकसान दोनों जगह है, यहाँ भी यहाँ भी। यहाँ मैं 10 वोल्ट का सेल यूज करने लगा अपने लिए तो वो मुझे 8 वोल्ट ही दे रहा है, लेकिन जब वो डिस्चार्ज हो गया तो ऐसा नहीं है 8 पे चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो गया तो 10 को चार्ज करने के लिए मुझे 12 वोल्ट लगाना पड़ रहा है बाहर। दिख रहा है आपको, दोनों जगह नुकसान है इंटरनल रेजिस्टेंस का। एज ए सोर्स वो मुझे कम वोल्ट दे रहा है, एज ए लोड वो ज्यादा की डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई मुझे चार्ज करने के लिए तो 10 से भी ज्यादा लाओ, 12 लाओ, लेकिन मैं चार्ज होने के बाद तुम्हें 10 भी नहीं दूंगा, 8 ही दूंगा। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का नुकसान होता है। अब हम ये सोचते हैं कि ये आया कैसे, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इस चीज को हम देखते हैं। देखिए, जब आप कहीं भी किसी रियल सेल की बात करें तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं कि जैसे एक आइडियल सेल है जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है,
और उसके साथ सीरीज में लगा दो एक इंटरनल रेजिस्टेंस R। ये A, ये B। उधर भी अगर आप ऐसे ही देखें तो मैंने इसे रिप्लेस किया एक आइडियल सेल से जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, और साथ में सीरीज में लगा दिया R। और यही काम हमने तीसरे में किया, ये E, ये R, और यही काम तीसरे में किया, ये E है और ये R है, A एंड दिस इज B। अब देखो, पहला देखते हैं हम, करंट आ रहा है इधर से इधर, दूसरे में करंट जा रहा है इधर से इधर, और तीसरे में कोई करंट है ही नहीं। पहला काम प्लस माइनस लिखवाओ, कैपेसिटेंस में लिखते थे उसी तरह। एक बैटरी की बड़ी लाइन पॉजिटिव होती है, छोटी लाइन नेगेटिव, और आइडियल बैटरी में ईएमएफ ही उसकी वोल्टेज होती है। यहाँ भी अगर देखें, बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव, और ईएमएफ ही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और सेम वही चीज यहाँ प्लस माइनस आइडियल बैटरी। अब इस रेजिस्टेंस के पास जो ड्रॉप है मैं उस पर जाता हूँ। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि रेजिस्टेंस में जहां से करंट एंटर करे वो साइड प्लस है, दूसरी साइड माइनस है, और बीच में होता है I इंटू R। याद है ना, ये कल बताया था आपको, जहां से करंट एंटर करे वो प्लस, दूसरी साइड माइनस, और बीच में I इंटू R। यहाँ देखोगे जहां से करंट एंटर करे वो प्लस, माइनस, बीच में I इंटू R। ओहमिक इक्वेशन ये जो हम यूज कर रहे हैं। और अगर कोई करंट ही नहीं है तो यहाँ 0 वोल्ट, कोई पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास नहीं होगा। एक बार ये बताओ, क्या ये सारे प्लस माइनस समझ में आ गए हैं कि नहीं, किस तरह से लिखे? आ गए। अब देखो, मैं VA माइनस VB यहाँ लिखूंगा, एक बार मैं VA माइनस VB यहाँ लिखूंगा, और एक बार VA माइनस VB यहाँ, और अब आपको आंसर लिखने आने चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, VA माइनस VB की मैं बात कर रहा हूँ, VA माइनस VB, तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल, भाई ये चेंज है। VA माइनस VB का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर VA माइनस VB आए तो आप B से A चले, ये बात समझे आप आराम से, क्योंकि आप उल्टे चलेंगे तो फिर आंसर ही गलत आ जाएगा। चेंज का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल, तो आप इनिशियल से फाइनल की तरफ रवाना हो। चलो जी, B से A। हाँ जी, पहली एंट्री प्लस से है कि माइनस से, बताओ इसमें देखिए। प्लस से है तो हमने सीखा हुआ है कैसे लिखना होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस, केवीएल के दौरान सीखा था, कैपेसिटेंस में सीखा था। प्लस से एंट्री है तो कैसे लिखना है, याद होगा ना सभी को। अगर आप प्लस से एंटर करते हो किसी पोटेंशियल डिफरेंस में तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको माइनस के साथ लिखना होता है, माइनस से एंटर करते हो तो वो आपको प्लस के साथ लिखना होता है। क्या ये सभी को क्लियर है या नहीं? यस। मैं पीछे समझा चुका हूँ। तो पहली एंट्री प्लस से है तो माइनस के साथ लिखा। अगली एंट्री बताओ, ई में आप जा रहे हैं, अगली एंट्री माइनस से है कि प्लस से? माइनस। माइनस से है तो प्लस के साथ लिखना होगा। यानी कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आ गया E माइनस आई आर। मतलब जब एक सेल सोर्स का काम करेगा तो उसके पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी E माइनस आई आर। आ गया पहला समझ में, पहले वाला। दूसरा देखते हैं हम, सेकंड। बी से चले आप, क्योंकि फिर से वही बात है, VA माइनस VB का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप इनिशियल से फाइनल की तरफ जाएंगे तभी तो फाइनल पॉइंट है। तो बी से चलो, अगर VA माइनस VB लिखना है तो बी से। हाँ जी, पहली एंट्री माइनस से, क्या लिखें? प्लस का IR। और दूसरी एंट्री माइनस से तो क्या लिखें? माइनस